नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। तो आज हमारी वही क्लास जो आप लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए देखा था कि शुरू किया गया है संस्कृति आईएएस की तरफ से। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर हैं पिछले एक वर्ष के, उसको हम क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनको क्वेश्चन के माध्यम से कवर किया गया है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं या प्रावधान संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिबंध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से इसका क्या अर्थ हो सकता है? आप लोगों ने ये समझ लिया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में कुछ बातें की जा रही हैं। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 142 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि उसके समक्ष जो लंबित मामले हैं, उन लंबित मामलों में वह पूर्ण न्याय करे। उस न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ डिक्री या आदेश देता है। कभी कभी ये कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय को जो प्राप्त शक्तियां हैं, इसे कार्यपालिका और विधायिका से सर्वोच्चता प्रदान की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट की है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कहाँ पर? मौजूदा जो कानून है उनको प्रतिस्थापित करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसे केवल और केवल विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी विषय से संबंधित कोई कानून मौजूद नहीं है तो उसके विकल्प के लिए या उस विषय में निर्णय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल कर सकता है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो इसको दर्शाते हैं कि संविधान के 142 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। जैसे यहाँ पर यूनियन कार्बाइड का मामला था, 1984 की बात करेंगे। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ का मामला था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। बाबरी मस्जिद से संबंधित जो मामला था उसकी भी बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप जो शराब के ठेके थे, उन ठेकों को हटाने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 142 का प्रयोग करते हुए। साथ ही साथ आप दिल्ली में प्रदूषण के मामलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर जो प्रतिबंध लगाया था उसे भी आप इससे जोड़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक तो पहली बात ये कह रहा है। बी कह रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। डी कह रहा है कि संघ विधानमंडल की सहमति के बिना राज्य विधानमंडल कुछ मामलों पर कानून नहीं बना सकते। तो स्वाभाविक सी बात है, ये बिल्कुल इसकी चर्चा नहीं की गई। आपका सही विकल्प बी होगा, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप लोगों ने व्याख्या में पहले ही देख लिया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्षेत्रीय परिषदों के बारे में बात किया गया है। अब बाकी स्टेटमेंट पढ़ने से पहले एक बार क्षेत्रीय परिषदों को देख लेते हैं कि क्या है, क्या कार्य करती हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत किया गया था। उस दौरान 5 क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई थी। इनका कार्य क्या है? तो संरचित तरीके से चर्चा हेतु एक मंच प्रदान करना, अर्थात किसी विषय पर विवाद अगर हो तो उस विषय पर चर्चा करने के लिए, व्यवस्थित चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अब ये विवाद किसके किसके मध्य हो सकता है? तो 2 राज्यों के मध्य हो सकता है, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो सकता है। तो इन मुद्दों पर व्यवस्थित तरीके से विचार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसकी जो प्रकृति होती है वह सलाहकारी प्रकृति की होती है और यह एक वैधानिक निकाय है, अर्थात संवैधानिक निकाय नहीं है।
संरचना की बात करें तो संरचना में इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे गृह मंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और 1 वर्ष के लिए उनकी अवधि होती है उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अब जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उन परिषदों की बात कर लें तो यहाँ पर देखें, इनको हम कह रहे हैं यह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है। यहाँ पर आप बात करेंगे यह मध्य क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद है। यहाँ पर आप बात करेंगे इसे तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। ठीक, यह पूर्वी है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। क्लियर, ये आपका पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। ठीक, तो सभी को हम लोगों ने देख लिया। अब देखने के बाद अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित, अर्थात जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो क्षेत्रीय परिषद है इसकी स्थापना, अर्थात जो उत्तर पूर्वी की बात होती है, कई बार पूर्वोत्तर भी कह दिया जाता है, 1972 में किया गया था। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड को शामिल किया गया था। वर्ष 2002 में इसमें सिक्किम को शामिल किया गया था। ये आपका सिक्किम है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषदों की या परिषद की अध्यक्षता करते हैं। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। स्वाभाविक है कि व्याख्या देखने के बाद आप लोगों ने चुन लिया होगा कि सही विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पर ए सही होगा, तीसरा आपका सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ परिसीमन आयोग के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बाकी सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हम सबसे पहले परिसीमन आयोग को देख लेते हैं। चर्चा में क्यों रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो आई होप हमारा मेथड आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के गठन को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था और खारिज करने के बाद इससे संबंधित ये जो विषय है ये पूरा चर्चा में रहा था। अब सवाल ये नहीं है कि खारिज कर दिया था, क्या हुआ था, केवल हमें ये ध्यान रखना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था तो उससे संबंधित बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग, इसका गठन भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता अर्थात जो गठन की बात हुई थी रंजना प्रकाश देसाई, यह सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश अर्थात रिटायर्ड आप कह सकते हैं या सेवानिवृत्त कह सकते हैं। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य परिसीमन करना अर्थात सीमाओं का निर्धारण करना, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। यहाँ पर देखें, विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर यह किया जाएगा। ठीक है, या किया जाता है। अभी वर्तमान समय की बात करें, जम्मू कश्मीर का परिसीमन जो हुआ था 1995 में हुआ था और जब हुआ था उस समय वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू था। ठीक है, अब इसी से संबंधित कुछ और बातों को देखें तो यहाँ पर जो परिसीमन आयोग है, परिसीमन आयोग नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक उच्च शक्ति निकाय है अर्थात इसे शक्तियाँ दी गई हैं। अब उच्च शक्ति निकाय क्यों कहा जा रहा है अभी थोड़ी देर में समझ लेते हैं। जो आदेश दिया जाता है वह न्यायिक समीक्षा से परे होता है, अर्थात जो परिसीमन आयोग जो सुझाव देता है वह सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं पेश किया जा सकता या सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। आदेशों की प्रतियों की अगर बात करें तो यह लोकसभा और संबंधित राज्यों के विधानसभा के समक्ष पेश किया जाता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि अगर पेश किया गया है तो इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता।
एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत पर यह कार्य करता है ताकि उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही इसी से संबंधित कुछ और बातों को देख लें तो जो इसके सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। साथ ही साथ जो संबंधित राज्य है उस राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत यह संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार देता है। अभी आप लोगों को पता होगा कि 2011 की ही जनगणना चल रही है, इसीलिए 2011 की बात कही गई है कि उसी के आधार पर अभी परिसीमन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बात कर लें संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत क्या कहा गया है, यह प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करता है। तो जो चुनाव होता है उसके लिए एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र से चाहे आप विधानसभा की चुनाव की बात करें या लोकसभा की चुनाव की बात करें, चुनाव होता है। तो इससे संबंधित बातें हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं अपने प्रश्न पर और प्रश्न को पढ़ने के बाद अब प्रश्न को एक बार देख लेते हैं, फिर अपना आंसर देंगे। परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उच्च शक्ति निकाय है। स्वाभाविक सी बात है कि ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, एक बात और यहाँ पर होगी, अभी उसको देख लेंगे। दूसरा कह रहा है इसके आदेशों की प्रतियां लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन उनके द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहले ही हम लोगों ने देख लिया। इसके आदेशों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ये भी बात हम लोगों ने देख लिया। तो अब आप लोगों को सही विकल्प चुनना है। तो आई होप आप लोगों ने चुन लिया होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपका डी होगा, क्योंकि सभी ही यहाँ सही बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को देख लें। यहाँ पर परिसीमन आयोग की बात करें तो उनका गठन कब कब हुआ है, तो 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत, 1973 में परिसीमन अधिनियम 1972, 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002। यहाँ पर कार्य क्या करते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सीमाओं का इस प्रकार निर्धारित करना कि सभी सीटों की जनसंख्या जहाँ तक संभव हो समान हो। अब अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र है तो वहाँ की जनसंख्या और बगल के निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग बराबर हो, ये बात कही जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर बात कर लें तो SC ST के लिए आरक्षित सीटों की पहचान भी करता है। क्षेत्र की बात करें तो जहाँ SC ST की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, उनकी बात कही जा रही है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है, चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, पेशा अधिनियम 1996 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पेशा अधिनियम के बारे में बात किया जा रहा है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुर्खियों में क्यों है, तो छत्तीसगढ़ पेशा कानून को लागू करने वाला 7वां राज्य बन गया है। ठीक है, पेशा अधिनियम के तहत इसे अधिनियमित करने वाला, नियम बनाने वाला, अधिनियमित करने वाला। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पेशा अधिनियम को अधिसूचित किया है, नियम का निर्माण और उसका क्रियान्वयन भी किया है, अर्थात लागू भी किया है। पंचायत उपबंध अधिसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम को पेशा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये इसका फुल फॉर्म है। राज्य नियम निर्माण और अधिसूचित की बात करें तो आंध्र प्रदेश कहाँ कहाँ पर इसे लागू किया गया है और कौन कौन से राज्यों ने किया है। आंध्र प्रदेश ने किया है, हिमाचल प्रदेश ने, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना। और कौन कौन अधिसूचित कर सकते हैं, तो यहाँ पर झारखंड की बात कही गई है, मध्य प्रदेश की बात कही गई है और ओडिशा की बात कही गई है। ये जल्दी ही अधिसूचित करने वाले हैं, यहाँ पर करने वाले हैं, ये बात कही गई है। ठीक है, अब इसी के संदर्भ में जो पेशा अधिनियम 1996 है उसकी बात कर लें तो लागू संसद पंचायत उपबंध अधिसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1995 के तहत 1996 में लागू किया गया था। ठीक है, रिपोर्ट की बात करें तो किस समिति ने इसे बनाने का सुझाव दिया था, तो भूरिया समिति एक गठित की गई थी। इसी समिति के सुझाव पर पेशा अधिनियम बनाया गया। पेशा अधिनियम संविधान के भीतर इसे संविधान के तौर पर जाना जाता है या संविधान के अंदर संविधान के रूप में जाना जाता है।
कुछ और बातें देख लें। ये कार्य क्या करता है, तो जनजातीय समुदायों को स्वशासन का अधिकार देता है। जैसे अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, पंचायत की बात होती है, वैसे ही जनजातीय क्षेत्रों की बात कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, सहयोगी लोकतंत्र द्वारा ग्राम प्रशासन स्थापित करना, साथ ही ग्राम सभा की बात करें, सभी विकास की गतिविधियों को केंद्र बनाना, अर्थात ग्रामीण प्रशासन को सभी विकास की गतिविधियों का केंद्र बनाना। इसलिए इस उद्देश्य से ये पेशा अधिनियम काम करता है। आगे बढ़ें, अपने क्वेश्चन पर चलें और यहाँ पर देखें। ये कहा गया है कि वर्तमान में 5 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना पेशा अधिनियम 1996 को अधिसूचित कर चुके हैं। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है। आप लोगों ने देख लिया, फिर आप लोगों को बताना है। यहाँ देखें, ये बिल्कुल गलत है और आपका केवल और केवल बी सही है। पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप लोगों ने देख लिया। अब व्याख्या देखने के बाद सही विकल्प भी आप लोगों ने चुन लिया। अब 5वें प्रश्न को देखते हैं। बंद लिफाफे का न्याय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, कुछ संवेदनशील मामलों में गोपनीयता को बनाए रखना। अब यहाँ सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है कि बंद लिफाफे का न्याय क्या है और इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हैं। यहाँ पर सुर्खियों में क्यों है, तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सरकार द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश सुझावों को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया है कि बंद लिफाफे के आधार पर सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, अब बंद लिफाफे का न्याय क्या है, तो क्या संविधान में कोई व्यवस्था है? संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, यह एक प्रथा है, ये प्रथा द्वारा विकसित है। प्रयोग कौन कौन करता है या कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और निचली अदालतों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसके तहत किसी अधिकारी या किसी मामले की जांच करने के लिए या कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे कोई महिला किसी उत्पीड़न का शिकार है, तो उससे संबंधित अगर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा रहा है तो बंद लिफाफे में न्यायपालिका के सामने रखा जाता है, जिसे केवल जज देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसका प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय या निचली अदालतें कर सकती हैं या करती हैं। सरकारी एजेंसियों से जो सीलबंद लिफाफे या कवर में जानकारी मांगी जाती है उसके बारे में बात कही जा रही है। केवल न्यायाधीश द्वारा सूचना प्राप्त करना इसमें शामिल है। साथ ही साथ यहाँ पर और देखें, पृष्ठभूमि इसकी क्या कहती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो यहाँ पर उत्पत्ति प्रशासनिक मामलों से होती है। आधार क्या है, नुकसान से बचाना। किसको नुकसान से बचाना, तो जो अधिकारी हैं उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कर्मियों अर्थात जो अन्य कर्मचारी हैं उन अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड से संबंधित कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में या निचली अदालतों में जाती हैं तो उनकी बेइज्जती ना हो, अगर बहुत कठोर शब्दों में कहा जाए तो इसलिए बंद लिफाफे में ये प्रस्तुत किया जाता है। पदोन्नति में उनके कोई समस्या न हो इसलिए भी ये पेश किया जाता है। अगर कोई पीड़ित है, जैसा कि मैंने बताया कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म या इस तरह की कोई घटना है जिसका नाम जाहिर नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखने के लिए भी ये किया जाता है। अदालत बंद लिफाफे में दस्तावेज को प्राप्त करता है और उससे संबंधित आगे प्रक्रिया शुरू करता है। इसी में अगर बात करें तो बंद लिफाफे का न्याय से संबंधित केस क्या है, राफेल जेट जो खरीद समझौता था, चूंकि ये गोपनीयता का मामला था, हमारे सुरक्षा से संबंधित था। असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स केस का मामला था। अयोध्या जो टाइटल विवाद था वो भी मामला। गुजरात पुलिस फर्जी एनकाउंटर से संबंधित केस और नरेंद्र मोदी बायोपिक रिलीज केस, ये सभी इसी से संबंधित हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये बंद लिफाफे से संबंधित मामला है। इसके अलावा कुछ और बातों को यहाँ पर देखें। प्रावधान क्या कहता है, न्यायाधीश या न्यायालय गोपनीय रखने का निर्देश दे सकते हैं इस मामले में बंद लिफाफे हेतु कि आप इसे गोपनीय रखेंगे। आधार क्या है, सुप्रीम कोर्ट नियमावली 2013 के आदेश, यहाँ पर 13 की बात की जाती है, 13 के नियम 7 के तहत आदेश दिया जा सकता है। माध्यम क्या है, तो न्यायिक आदेश, अर्थात न्यायिक आदेश के द्वारा ये कहा जा सकता है, आदेश दिया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की बात करें 1872 की धारा 123 के तहत यहाँ पर
सरकार को उक्त व्यक्ति को पूर्व अनुमति देना चाहिए और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति उससे संबंधित है उसे लिफाफे में देने के लिए अगर अनुमति दी जाती है तब ऐसा किया जा सकता है। राज्य के किसी भी मामले में संबंधित अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड से प्राप्त साक्ष्य को देना चाहता है तो ऐसा किया जा सकता है। अब इससे संबंधित लगभग सभी बातों को देखने और समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखें अब क्या कहा गया है स्टेटमेंट। कुछ संवेदनशील मामले में गोपनीयता को बनाए रखने हेतु अदालत बंद लिफाफे में दस्तावेज को स्वीकार करती है। दूसरा कह रहा है इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 142 में वर्णित है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ ध्यान रखें केवल और केवल एक सही है। कुछ संवेदनशील मामले में गोपनीयता को बनाए रखने के लिए अदालत इसके लिए आदेश दे सकता है या स्वीकार कर सकता है। तो सही विकल्प आपका ए होगा। इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने देखा और अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। उससे हमारा हौसला बढ़ता है और आप लोगों तक हमारी वीडियो समय से और जल्दी पहुंचती है। उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता है, आप समय से वीडियो को देख पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।